Hello everyone, my name is Sanchita and welcome to my channel. I hope you all are doing good, and in today's session we will discuss the difference between Article 21A and Article 45. So before we start with this session, let me just clear one thing कि ये जो टॉपिक है इससे मुझे भी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होती थी जब मैंने पहली बार पढ़ा था इन दोनों को। तो मैं भी काफ़ी कंफ्यूज होती थी कि दोनों में सेम ही चीज़ लिखी है, क्या डिफरेंस है, कैसे याद रखें। बट एक्चुअली में काफ़ी दोनों में सर्टेन डिफरेंस है, उसी को हम आज पढ़ेंगे क्योंकि काफ़ी लोगों को ये पार्टिकुलर चीज़ काफ़ी कंफ्यूजिंग लग सकता है। सो बहुत ही सिंपल भाषा में समझेंगे और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि एंड में हम कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस भी सॉल्व करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन विद टुडेज सेशन, बट बिफोर दैट लेट मी जस्ट इंट्रोड्यूस पेडागॉग लर्निंग ऐप टू यू ऑल, जहाँ पे आप लोगों को मेरे लाइव सेशंस अलॉन्ग विद ऑल द रेलिवेंट नोट्स फॉर यूजीसी नेट प्रिपरेशन पेपर 2 एजुकेशन, ऑल्सो पेपर 1 एंड पेपर 2 के टेस्ट सीरीज इन यूनिट वाइज स्टाइल आपको सारी ही ऑफ ऑल द PYQs ऑफ ऑल द शिफ्ट्स मिल जाएंगे एक ही जगह पे। सो इसको देखना मत भूलना, सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे विद प्रॉपर डिटेल्स। सो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं ऑन दिस नोट। नाउ व्हाट इज़ आर्टिकल 45, पहले इसको समझते हैं। सो आर्टिकल 45 जो था वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में आया था, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन बनने के साथ ही इसको बनाया गया था आर्टिकल 45 के नाम से, जिसको कहा गया प्रोविजन फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन। मतलब प्रोविजन फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, बस इतना बताया गया, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन चिल्ड्रन को मिलनी चाहिए। सो इसके अनुसार क्या क्या यहाँ पे गिवन था। सो यहाँ बताया गया आर्टिकल 45 के अनुसार दैट द स्टेट शैल इंडिव्योर का मतलब होता है दैट वी ट्राई टू अचीव समथिंग, बोलते ना कि विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडिवर्स, यानी कि जो भी आप सामने करो, जो भी आप अटेम्प्ट करो, वी विश यू द लक और उसमें आप सक्सेसफुल हो। तो स्टेट को भी सक्सेसफुली प्रोवाइड करवानी है विद इन अ पीरियड ऑफ 10 years फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन बनने से 10 साल के इंटरवल के भीतर भीतर स्टेट को क्या प्रोवाइड करनी है, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल द चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 14 years, यानी कि 14 साल कंप्लीट करने के साथ साथ हर एक बच्चे को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड होनी चाहिए विद इन द इंटरवल ऑफ 10 years। ये ओरिजिनली आर्टिकल 45 में बताया गया था। ओके, सो इसके बाद इसमें और एक लाइन जुड़ती है, दैट इज प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 years। अब अगर आप यहाँ पढ़ो तो यहाँ पे कोई ऐसी अर्ली चाइल्ड या कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया गया है। आर्टिकल 45 के प्रोविजन में कहा है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, बस इतना बोला है, जबकि यहाँ पे अर्ली चाइल्डहुड बोला है। अब क्या इसका मतलब है, कैसे ये चेंज आया, अर्ली अचानक से कैसे जुड़ गया। अच्छा, और एक लाइन बाद में लिखी है दैट द स्टेट शैल इंडिव्योर टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल द चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 years। तो कहीं ना कहीं इससे ये जुड़ जाता है। तो कैसे दो प्रोविजंस आए, आर्टिकल 45 के दो प्रोविजंस कैसे आ सकते हैं, चलिए समझते हैं आगे कि दो प्रोविजन कैसे आता है। तो याद रखना ये वाला जो था वो ओरिजिनल था, जहाँ पे सिर्फ कंपल्सरी एजुकेशन की बात कही गई थी, जबकि ये जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन है बिलो द एज ऑफ 6 years, इसको न्यू बताया गया। ठीक है, कैसे समझते हैं चलिए। अब अगर हम हिस्ट्री ऑफ आर्टिकल 45 पढ़ें, ठीक है, तो वहाँ पे दो वर्जन्स आती है। पहला वर्जन का नाम था आर्टिकल 36 दैट केम इन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1948। 1948 के ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 36 को इंक्लूड किया एज द फर्स्ट वर्जन। यहाँ क्या बताया गया, एवरी सिटीजन इज एंटाइटल्ड टू free primary education and state shall endeavor to provide within a period of 10 years from the commencement of this constitution for free and compulsory education for all children until they complete the age of 14 years। यानी साफ शब्दों में बताया गया कि हर एक सिटीजन एंटाइटल्ड है, एंटाइटल यानी कि उसका राइट है, उसको मिलना चाहिए फ्री प्राइमरी एजुकेशन 14 एज तक कंप्लीट होते होते विद इन द इंटरवल ऑफ 10 years। ये कौन प्रोवाइड करेगा, ये स्टेट प्रोवाइड करेगी, यानी कि गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। ये फर्स्ट वर्जन था।
इसके बाद सेकंड वर्जन आया 1950 कॉन्स्टिट्यूशन में एज आर्टिकल 45। इसमें क्या कहा गया, थोड़ा सा ट्विक करके यहाँ पे शब्द ऐसे है, द स्टेट शैल endeavour to provide within a period of 10 years from the commencement of this constitution for free and compulsory education for all the children until they complete the age of 14 years। तो कहीं ना कहीं सेम ही बात कही गई है, बट कुछ चीज़ों को ट्विक किया गया है। जैसे कि यहाँ पे फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन बोला है अंटिल दे कंप्लीट एज ऑफ 14 ईयर्स इतना, और स्टार्टिंग जो शब्द है वो है द स्टेट शैल endeavour, यानी कि स्टेट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, जबकि 36 में शब्द थोड़े अलग थे। यहाँ कहा गया था एवरी सिटीजन इज एंटाइटल टू, यानी कि हर एक सिटीजन को मिलना चाहिए प्राइमरी एजुकेशन, फ्री प्राइमरी यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया था। तो ये चेंज कैसे आया समझते हैं। So the draft Article 36, later it became Article 45, was taken up for debate on 23rd November 1948 in the Constituent Assembly. It provided for free and compulsory education for children under the age of 14. Now, an assembly member wanted to bring the phrasing of draft Article 36 in line with other directive principle of state policy. तो जैसा हमने पढ़ा कि आर्टिकल जो 36 था या आर्टिकल 45 जो बना है वो DPSP के अंडर आता है, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंडर आता है, और वहाँ की जो फ्रेजिंग है, लाइन्स है, उससे इस वाले आर्टिकल के शब्द थोड़े डिफरेंट है। तो अलग जो प्रोविजंस थी उसमें कहा गया था द स्टेट शैल स्ट्राइव टू, जबकि इस आर्टिकल में बताया गया दैट एवरी सिटीजन इज एंटाइटल टू, है ना, शब्दों में अंतर है। इसमें कहा है एवरी सिटीजन इज एंटाइटल टू, द फर्स्ट वर्ड्स देखिए, एवरी सिटीजन इज एंटाइटल टू, जबकि यहाँ पे कहा है द स्टेट शैल एंडेवर टू। तो इस डिफरेंस को हाईलाइट किया गया, डिफरेंस इन द सेंस कि बाकी के जो DPSP थे 36 to 51 तक सारे ही DPSP आते हैं, ये याद रखना, आगे हम लोग देखेंगे इसको। सो यहाँ पे बाकी के जो DPSP है उसके शब्द फ्रेजेस वो स्टार्ट होता है स्टेट शैल स्ट्राइव टू से, जबकि आर्टिकल 36 जो है उसके शब्द है एवरी सिटीजन इज एंटाइटल टू। तो यहाँ एक डिस्क्रिपेंसी है, विच रेड मोर लाइक अ लीगली एनफोर्सेबल फंडामेंटल राइट रादर देन अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल। नाउ ये कोई फंडामेंटल राइट था नहीं, आर्टिकल 36 कोई फंडामेंटल राइट था नहीं, जबकि इसके शब्द जो थे वो इस तरीके से इंडिकेट करता था कि ये एक राइट है, जबकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल था। ओके तो ये एक डिफरेंस बताया गया। नेक्स्ट देयर वाज अ प्रपोजल टू रिप्लेस दिस एजुकेशन विद प्राइमरी एजुकेशन। ऑलराइट, एजुकेशन को प्राइमरी एजुकेशन से रिप्लेस करने की भी बात हुई थी, आर्ग्यूइंग दैट द स्टेट शुड कन्फाइन द स्कोप ऑफ दिस इट्स ड्यूटीज टू ओनली प्राइमरी एजुकेशन। ये भी यहाँ पे हाईलाइट किया गया कि ये जो राइट है, ये जो बेसिकली ड्यूटीज़ है जो स्टेट करेगा वो प्राइमरी एजुकेशन तक ही सीमित होनी चाहिए। Also, one member expressed skepticism about draft Article 36 and referred to it along with other provision of directive principle as pious hopes and pious wishes. Okay, तो इस हिसाब से कहीं ना कहीं ये डिबेट का मुद्दा बना था। Now it was agreed that language of the draft article should be brought in line with the other directive principle। तो इसको तो मान्यता दी गई कि जो बाकी DPSP के शब्द हैं वो इससे सिमिलर होने चाहिए, अलग अलग ना हो, ताकि वो फंडामेंटल राइट ना इंडिकेट हो। Now it was also clarified that education was intentionally used as it linked to Article 18 that barred the children below 14 from being employed। अब आर्टिकल 18 क्या कहता है? आर्टिकल 18 कहता है कि बिलो द एज ऑफ 14 कोई भी बच्चा किसी भी तरीके की फैक्ट्री, किसी भी तरीके की माइन या फिर ऐसी जगह जहाँ पे या फिर ऐसे काम दैट आर डेंजरस टू हिज और हर लाइफ नहीं करेंगे, नहीं कर सकते। इसलिए कहीं ना कहीं ये दोनों में रिलेशन भी था। Okay, so the object behind this article, this draft article, was to keep children below the 14 occupied in some educational institution for primary or any other type of education। ठीक है, यहाँ पे ड्राफ्ट आर्टिकल कौन सी थी? ड्राफ्ट आर्टिकल थी आर्टिकल 36। तो याद रखिएगा जो भी यहाँ पे आर्टिकल बनते हैं, चाहे DPSP की बात करें, कोई भी आइसोलेशन नहीं होता, यानी कि सिर्फ और सिर्फ अपने तक ही सीमित नहीं रहता, स्पेसिफिक नहीं होता, वो कहीं ना कहीं बाकी के जो राइट्स है, बाकी के जो आर्टिकल्स है उनसे भी काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट होता है। तो यहाँ पे भी आर्टिकल 36 या फिर राइट टू एजुकेशन को जो 14 ईयर्स ओल्ड तक के बच्चे की बात करता है वो कहीं ना कहीं ड्राफ्ट आर्टिकल 18 से जोड़ दिया गया, जहाँ पे कहा जाता है द एम्प्लॉयमेंट, यानी कि 14 साल से कम बच्चों को आप एम्प्लॉय नहीं कर सकते हो इन दिस काइंड ऑफ वर्क्स। ओके, तो इस हिसाब से उन्हें
इससे जोड़ दिया गया. नाउ द ड्राफ्ट आर्टिकल वॉज अडॉप्टेड विद द सिंगल अमेंडमेंट. अमेंडमेंट का मतलब होता है मॉडिफिकेशन, या फिर और सरल भाषा में एनी काइंड ऑफ चेंज. तो कोई मॉडिफिकेशन या चेंज जो होती है उसको अमेंडमेंट कहा जाता है. थ्रू आउट कंप्लीट प्रोसेस की तरह ही हमारा अमेंडमेंट होते हैं किसी भी आर्टिकल के. सो इन 2002 अब आता है रिसेंट बातें, अब आती है नई एज की बात. सो इन 2002 द डायरेक्टिव प्रिंसिपल वॉज कन्वर्टेड इनटू अ फंडामेंटल राइट. ये जो आर्टिकल 45 बनी थी इन द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन में, उसको फंडामेंटल राइट में बदल दिया गया थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002. ये अमेंडमेंट कब हुआ था? ये अमेंडमेंट हुआ था 86 अमेंडमेंट 2002 में. ठीक है. अच्छा, तो क्या था ये 86 अमेंडमेंट? कौन कौन सी चीज़ों पे अमेंडमेंट हुई थी? सो डेट था 12 दिसंबर 2002. अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किस किस हिसाब से? सो फर्स्ट था शॉर्ट टाइटल एंड commencement. So the act may be called the constitution. It shall came into the force on such date as the central government may by notification in the official gazette appoint. Insertion of new article 21A. अब ये आर्टिकल 21A को नए तरीके से इंसर्ट किया गया था इस 86 अमेंडमेंट एक्ट के तहत. ठीक है. और इसका क्या काम था? ये था फंडामेंटल राइट दैट सेज the state shall provide free and compulsory education to all the children of age of 6 to 14 years in such a manner as the state may by law determine. ओके. तो यहाँ आता है और स्पेसिफाई कर दिया गया एज ग्रुप को, दैट इज 6 to 14 ईयर्स को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन मिलनी चाहिए हर एक बच्चे को. कौन देगा? स्टेट देगा. ये क्या है? ये एक FR बन गया, यानी कि फंडामेंटल राइट बन गया. ओके. और जो आर्टिकल 45 थी उसमें सब्सटीट्यूट किया गया, यानी कि फॉर आर्टिकल 45 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द फॉलोइंग आर्टिकल शैल बी सब्सटीट्यूटेड, नेमली प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर्स. तो ये जो आर्टिकल 45 थी पहले की, जो इसी बारे में बताता था कि 14 ईयर्स ऑफ एज तक बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन मिलनी चाहिए, इसको मॉडिफाई करके बिलो 6 ईयर्स तक कर दिया गया. ठीक है. यानी कि प्री प्राइमरी ग्रुप तक. अब आपको पता है प्री प्राइमरी क्लासेस में कौन बच्चे होते हैं? 3 साल से 6 साल, है ना. तो यहाँ पे बिलो द 6 ईयर्स ऑफ एज यानी कि प्री प्राइमरी एजुकेशन में आर्टिकल 45 का रोल बन गया. सो अर्ली चाइल्डहुड केयर यहीं से बनता है. ओके. सो इसका नाम पढ़ा द स्टेट शैल endeavour टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल द चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 ईयर्स. ठीक है. इसके अलावा एक अमेंडमेंट हुआ था इन 51A आर्टिकल. इन दिस आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर द क्लॉज J फॉलोइंग शैल बी एडेड. क्या? हु इज अ पेरेंट और गार्जियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और एज द केस मे बी वॉर्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 ईयर्स. तो देखो कहीं भी ना, कहाँ जहाँ पे बच्चों से रिलेटेड बात होती है वहाँ पे पेरेंट गार्जियन का भी रोल होता है. तो कहीं ना कहीं ये जो आर्टिकल 51A था वो भी पेरेंट के रोल से ही रिलेवेंट था. तो ये तीनों चीज़ें अमेंडमेंट हुई 2002 में अंडर द 86 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है. तो यही है डिफरेंस. तो चलो अब थोड़ा RTE यानी कि राइट टू एजुकेशन को समझ ले. सो कॉन्स्टिट्यूशन 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 inserted the 21A article in Constitution of India to provide free and compulsory education for all the children in age group of 6 to 14 years as a fundamental right in such a manner as the state may by law determine. ये पूरा ये जो है ये है कंप्लीट लॉ. ठीक है. ये कंप्लीट फंडामेंटल राइट है. तो याद रखना आर्टिकल 21A फंडामेंटल राइट है जबकि 45 नहीं था. 45 DPSP था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल था. तो क्या कहा गया है यहाँ पे? द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, दैट इज RTE. याद रखिएगा RTE एक्ट का पूरा नाम है द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन RTE एक्ट 2009. ये कंप्लीट नेम है. ठीक है. बहुत बार आपको एग्जाम में आ भी जाता है कि RTE का पूरा नाम क्या है. तो पूरा नाम आपको याद रखना है, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009. This represents the consequential legislation envisaged under the Article 21A
means that every child has a right to full-time elementary education of satisfactory and equitable quality in a formal school which satisfies certain essential norms and standards. तो एलिमेंट्री एजुकेशन जो कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे ही पढ़ते हैं, कौन से क्लासेस होते हैं? 1 to 8। इसको हमने अपने लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से समझा था। इन केस आप मिस कर चुके हो वो वाला क्लास तो उसको भी पक्का से देखना। उसमें हमने सर्व शिक्षा अभियान, एनसीईआरटी, एससीईआरटी इनके वर्क देखा था, ठीक है। और वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे तरीके से स्कूल के स्टेजेस को हमने एक्सप्लेन किया था, हमने समझा था। तो उसको भी पक्का से देखिएगा, अगर अभी तक आपने नहीं देखा हो तो मेरे प्लेलिस्ट से आप देख सकते हो। सो ये था आपका राइट टू एजुकेशन। नाउ Article 21A and the RT Act came in effect on 1st April 2010. Now dates कैसे आप याद रखोगे? याद रखिएगा जो अमेंडमेंट हुआ था 86th वो हुआ था 2002 में, जबकि जो RTE एक्ट इनैक्ट हुई वो इनैक्ट हुई थी 2009 में और इम्प्लीमेंटेड या केम इनटू फोर्स, इनफोर्स जब हुई वो हुआ 1st अप्रैल 2010 में, ठीक है। तो डेट्स इस हिसाब से आप याद रखेंगे। अमेंडमेंट हुआ 86 अमेंडमेंट 2002 में, जब आर्टिकल 21A को इंसर्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। आरटीए इनैक्ट हुआ 2009 में एंड इम्प्लीमेंट या इन्फोर्स हुआ था 1st अप्रैल 2010 में। Okay, so the title of RT Act incorporates the words free and compulsory. RT Act के टाइटल में फ्री एंड कंपल्सरी होना अनिवार्य है। Free education means that no child other than the child who has been admitted by his or her parents to a school which is not sponsored by the government shall be liable to pay any kind of fee or charges or expenses which may prevent him or her from pursuing and completing the elementary education. यानी कि हर एक बच्चे को शिक्षा का अधिकार पूरी तरीके से मिले एंड जो फीस या फिर जो रिक्वायरमेंट होती है बेसिक, वो उसका एक बाधा ना बने, एक ऑब्स्टेकल ना बने। एंड कंपल्सरी एजुकेशन क्या बताता है? दिस कास्ट एन ऑब्लिगेशन ऑन द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एंड लोकल अथॉरिटीज टू प्रोवाइड एंड इंश्योर एडमिशन, अटेंडेंस एंड कंप्लीशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन बाय ऑल द चिल्ड्रन इन दिस एज ग्रुप। तो कंपल्सरी एजुकेशन से मतलब होगा कि ये काम गवर्नमेंट का है, लोकल अथॉरिटी का बनता है कि वो हर एक बच्चे की एडमिशन को इंश्योर करे। सिर्फ एडमिशन यानी कि एनरोलमेंट नहीं, एनरोल के साथ साथ रिटेंशन भी हो, यानी कि बच्चा 14 साल की एज तक स्कूल में पढ़ना चाहिए। 6 to 14 तक कंपल्सरी एजुकेशन मिलनी ही मिलनी चाहिए, ये इंश्योर हो। ओके, सो विद दिस इंडिया हैज़ मूव फॉरवर्ड टू राइट्स बेस्ड फ्रेमवर्क दैट कास्ट अ लीगल ऑब्लिगेशन ऑन द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट्स टू इम्प्लीमेंट द फंडामेंटल चाइल्ड राइट एज एनश्राइंड इन द आर्टिकल 21A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये कंप्लीट आपकी राइट थी। अच्छा, और क्या प्रोवाइड करता है? तो फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन तो समझ आ ही गया। इसके अलावा कंपल्सरी एजुकेशन मीन्स ऑब्लिगेशन ऑफ द चाइल्ड, फ्री मीन्स जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया वही चीज़ है। इसके अलावा इट मेक्स प्रोविजन फॉर ए नॉन एडमिटेड चाइल्ड टू बी एडमिटेड टू एन एज अप्रोप्रिएट क्लास, यानी कि सपोज कोई बच्चा ऑलरेडी 10 साल का हो चुका है, अब 10 साल में वो कौन से क्लास में जाएगा? 10 साल में अपने एज अप्रोप्रिएट क्लास में वो जाएगा। ठीक है, तो 10 साल में सपोज बच्चा क्लास 4 में होता है तो वो उस एज ग्रुप के ही बच्चे क्लास में जाएगा। नेक्स्ट, इट स्पेसिफाइज द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, पेरेंट इन प्रोवाइडिंग फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। तो ये सबका कॉर्पोरेशन मांगता है, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सबकी एक ड्यूटी है, इन्वॉल्वमेंट है सबका, ताकि इस ये जो स्कीम है या ये जो राइट है उसको मेक श्योर किया जाए। इसके अलावा इट लेज डाउन द नॉर्म एंड स्टैंडर्ड रिलेटिंग इनटू इंटर अलाया टू पीटीआर, पीपल टीचर रेशियो, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ बिल्डिंग यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल वर्किंग डेज, टीचर वर्किंग आवर, ये सारे ही अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स एंड रूल्स ही चले, इसको भी ध्यान रखना है। नाउ also it provides for rational deployment of teachers by ensuring that the specified pupil teacher ratio is maintained for each school। तो PTI ratio क्या होगा? for state level, district level, block level या urban rural imbalance in teacher posting इस हिसाब से ना हो, जो बताया गया है वही हो। साथ ही साथ provides an फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ अप्रोप्रिएटली ट्रेन टीचर्स, तो टीचर एजुकेशन का भी काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल है। तो DLED, BEd जो भी आपके टीचर एजुकेशन प्रोफेशंस हैं,
प्रोफेशनल डेवलपमेंट है उसको भी करना है यहाँ पे मेक श्योर। देन इट प्रोहिबिट्स फिजिकल पनिशमेंट, मेंटल हैरेसमेंट, तो किसी भी तरीके की बच्चों को कोर्शन, फोर्सिंग या पनिशमेंट, मेंटल हरासमेंट, केनिंग, ये सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं कर सकते। इसके अलावा स्क्रीनिंग प्रोसीड्योर फॉर एडमिशन ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों को फिल्टर करना कि इसको ले सकते, इसको नहीं ले सकते, बच्चे को इंटरव्यू लेना या फिर जो स्क्रीनिंग प्रोसेस होती है वो सारी नहीं कर सकते। इसके अलावा कैपिटेशन फ़ी, प्राइवेट ट्यूशन बाय टीचर्स, रनिंग ऑफ स्कूल्स विदाउट रिकॉग्निशन, ये सारी चीज़ें मना ही है। इसके अलावा इट प्रोवाइड्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम इन कॉन्सोनेंस विद द वैल्यूज एनश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ऐसी चीज़ें बच्चों को पढ़ाई जानी चाहिए जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के वैल्यूज़ के अनुसार हो, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द बच्चा हो, इसको इंश्योर करना है। बिल्डिंग ऑन द चाइल्ड्स नॉलेज, पोटेंशियलिटी, टैलेंट, मेकिंग द चाइल्ड फ्री ऑफ फियर, ट्रॉमा, एंजाइटी थ्रू अ सिस्टम ऑफ चाइल्ड फ्रेंडली एंड चाइल्ड सेंटर लर्निंग। नाउ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, याद रखिएगा, बच्चे को चाइल्ड फ्रेंडली एंड चाइल्ड सेंटर लर्निंग से जोड़ना है। नाउ पहले की जो एजुकेशन सिस्टम थी वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा बिहेवियरिस्टिक इन नेचर थी, बिहेवियरिस्टिक या आइडियलिस्टिक आप बोल सकते हो। बट अभी की जो न्यू एज एजुकेशन सिस्टम है वो ज़्यादा से ज़्यादा कंस्ट्रक्टिविटी की बात करता है, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच की बात करते हैं, यानी कि बच्चों को सेंटर ऑफ द एजुकेशन रखो, बच्चे को सेंटर ऑफ द करिकुलम बनाओ, बच्चे के हिसाब से हर एक चीज़ होनी चाहिए, ना कि बच्चों को आप चेंज करो बाकी चीज़ हो। तो बच्चे को फ्री ऑफ फियर, किसी भी तरीके के फियर, चाहे फिर स्कूल का फियर हो, चाहे एग्जामिनेशन फियर हो, बिल्कुल ना हो। बच्चे को ट्रॉमा, एंजाइटी इंड्यूस वाली चीज़ों से बिल्कुल दूर रखना है। इसके अलावा लर्निंग को चाइल्ड फ्रेंडली बनाना है, चाइल्ड सेंटर लर्निंग को और ज़्यादा इंश्योर करना है, डेवलप करना है, ग्रोथ करना है, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे आरटीई से जुड़ते हैं। सो अब आता है आर्टिकल 45 जो पार्ट 4 बना, और ये चेंज हुआ, ये अमेंडमेंट हुआ, और इसका नाम पड़ा प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर्स, ठीक है। याद रखिएगा जो डीपीएसपी है ये पार्ट 4 में आता है, आर्टिकल 45 जो है वो पार्ट 4 में आता है, ठीक है। नाउ इसका नया जो सेंटेंस बना वो ये बना, द स्टेट शैल endeavour to provide early childhood care and education for all the children until they complete the age of 6 years, ठीक है। ये नया प्रोविजन बना, तो होपफुली आप लोग को समझ आया होगा, बट फिर से बहुत शॉर्ट में एक बार इसको फिर से समझ लेते हैं 2 स्लाइड्स में। सो किस हिसाब से ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन इसको डिफाइड किया गया, डिफरेंस बताया गया। फर्स्टली आर्टिकल 21A इज गारंटीड फंडामेंटल राइट वाइल आर्टिकल 45 इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल। तो 21A फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 21A फंडामेंटल राइट है, बट आर्टिकल 45 डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। आर्टिकल 21A provides that the state shall provide free and compulsory education to children below the between 6 to 14 years. On the other hand, 45 provides that the state shall endeavour to provide only early childhood education and care for the children up to 6 years of age. तो ये उनके काम में डिफरेंस है। इसके अलावा a person between 6 to 14 years of age can move a court, ये लाइन बहुत, ये वाला पार्ट जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, समझ लो। आर्टिकल 21A के तहत, क्योंकि ये आपकी राइट है, इसलिए इफ़ यू आर इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14, इफ अ चाइल्ड इज इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 और उसको एडमिशन नहीं मिला है, देन द चाइल्ड कैन मूव टू द कोर्ट अंडर द आर्टिकल 21A। अगर उस बच्चे को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन नहीं मिला तो वो कोर्ट जा सकता है, ठीक है, ये भी उसको अधिकार दिया जाता है। नाउ द केस इज नॉट सो विद आर्टिकल 45। आर्टिकल 45 इसके बारे में नहीं बात करता, आर्टिकल 45 ये अधिकार नहीं देता। नो कोर्ट कैन बी मूव्ड अगेंस्ट स्टेट फॉर नॉट प्रोवाइडिंग अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन अप टू 6 years of age. This is because Article 45 is directive principle of state policy, and unless a policy is framed by the executive or a law made by legislature, no action can be taken. ठीक है, अगेन सिंपल। तो अगेन और एक डिफरेंस बन गया 6 to 14 में, क्योंकि ये राइट है तो द पर्सन कैन मूव टू द कोर्ट, बट 45 में नहीं हो सकता। अच्छा, और एक एज ग्रुप भी याद रख लेना, 6 to 14 है 21A के लिए, आर्टिकल 45 में बिलो 6 years है। तो यहाँ पे टाइप ऑफ एजुकेशन में भी डिफरेंस बन जाता है। 6 to 14 जो होगा वो एलिमेंट्री एजुकेशन को केटर करेगा, दैट इज आर्टिकल 21A, जबकि आर्टिकल 45 क्योंकि प्री प्राइमरी एजुकेशन है तो बिलो 6 years, तो 3 to 6 को केटर करेगा, तो वो एलिमेंट्री हो गया, ये प्री प्राइमरी हो गया, ठीक है, या फिर अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन भी बोल सकते हो। सो अगेन पॉइंट वाइज समझ लेते हैं, इसके बाद कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे हम लोग। डिफरेंस, फर्स्टली इट इज गारंटीड फंडामेंटल राइट, इट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यहाँ पे अलग अलग बातें कही गई है। एंड ऑल्सो ये भी याद रखना, यहाँ पे आई थिंक सेम चीज़ बार बार आ चुकी है, यहाँ पे सेम ही बात है ये,
अच्छा, इस पॉइंट को याद रखना। आर्टिकल 21A आता है पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बल्कि आर्टिकल 45 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आता है पार्ट 4 पे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा अलग है, बोथ वेर नॉट इंसर्टेड, ओनली 21A वॉज इंसर्टेड, ओनली 21A वॉज इंसर्टेड बाय द 86 अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन, जबकि ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 2002, जबकि आर्टिकल 45 को अमेंड किया गया था, इट अंडरवेंट अमेंडमेंट, ठीक है। आर्टिकल 21A है राइट टू एजुकेशन, आर्टिकल 45 है DPSP। नोट, अर्लियर राइट टू एजुकेशन वॉज ऑल्सो अ DPSP and now it's a fundamental right. Article 21A, it is justiciable, that is can move to the court, वो वाला point। अच्छा, उसके अलावा 45 is DPSP, that is not justiciable, यानी कि नॉट मैंडेटरी टू प्रोवाइड चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर्स, ठीक है। तो इतना आपका डिफरेंस था, होपफुली आप लोगों को क्लियर हुआ होगा डाउट। इन केस यू हैव एनी डाउट यू कैन लीव इन द कमेंट सेक्शन, बट होपफुली और क्वेश्चंस करने से आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस भी आज सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फंडामेंटल राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन टेकन फ्रॉम द रशियन कॉन्स्टिट्यूशन, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन या फिर एक्ट ऑफ 1935। ये जो फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो किस कॉन्स्टिट्यूशन से या फिर कहाँ से इंस्पायर्ड हुआ है? वो हुआ है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 21A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स राइट टू वर्क, प्राइवेसी, इक्वालिटी या एजुकेशन। तो आर्टिकल 21A ऑब्वियसली एजुकेशन है, करेक्ट आंसर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेड द राइट टू एजुकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट? तो ये अमेंडमेंट हुआ था 86 अमेंडमेंट। कौन सी डेट है? अगर आपको डेट याद है तो प्लीज इसको आप कमेंट में लिख के बताना, ठीक है, कौन से डेट में अमेंडमेंट हुआ था। नेक्स्ट, classrooms after the implementation of RTE Act 2009 are age-wise more homogeneous, age-wise more heterogeneous, unaffected as RTE does not affect the average age of a class in a school, more than one of the above या फिर none of the above। तो याद रखिएगा, आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ RTE Act 2009, अगेन इम्प्लीमेंटेशन कब हुआ ये भी याद अगर है तो आप बताना मुझे। इसके बाद एज वाइज मोर होमोजिनिटी दिखी, यानी कि सेम एज ग्रुप के बच्चे एक ही क्लास में दिखे, तो ये एज वाइज मोर होमोजिनिटी आई है यहाँ पे। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 डिस्क्राइब द मोडालिटी ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ व्हाट? सो RTE एक्ट 2009 है, यानी कि 21A की बात करता है, तो ये आएगा 6 to 14 ईयर्स ओल्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, as per RTE, primary and upper primary school should be located respectively at what distance from the child's house? तो याद रखना, प्राइमरी स्कूल्स जो होंगी वो बच्चे के घर से 1 किलोमीटर की दूरी पे हो, और जो अपर प्राइमरी स्कूल्स होंगी वो बच्चे के घर से 3 किलोमीटर की दूरी पे होनी चाहिए। सो 1 and 3 किलोमीटर रेस्पेक्टिवली बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, SMC for every school is constructed under which section of RTE 2009? ये क्वेश्चन आप मुझे होमवर्क पे बताओगे, ठीक है। चलो होमवर्क पे बताने की जरूरत नहीं, इसका मैं समझा ही देती हूँ। SMC फॉर एवरी स्कूल एक्चुअली सेक्शन जो है वो सेक्शन 21 के तहत बना था, ओके। सेक्शन 18 में कहा गया था नो स्कूल मे बी फाउंडेड विदाउट फर्स्ट ऑब्टेनिंग अ सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशन। 19 में बताया गया था नॉर्म्स एंड क्राइटेरिया फॉर स्कूल्स, एंड 22 में बताया गया था द स्कूल डेवलपमेंट प्लान, ओके। ये जो स्कूल इज कंस्ट्रक्टेड अंडर SMC फॉर एवरी स्कूल, ये आया था सेक्शन 21 के अंडर। नेक्स्ट, as per RTE Act 2009, how many teachers will be provided in a school having classes 1 to 5 and a total of 62 students? तो अगर 62 students आ जाते हैं और 1 to 5 तक की क्लासेस है, तो वहाँ पे कितने टीचर्स चाहिए होंगे? वहाँ पे टीचर्स चाहिए होंगे ऐसे स्कूल के लिए मिनिमम 3। सो अगर अप टू 60 स्टूडेंट्स है तो 2 टीचर से चल जाएगा, 61 से 90 है तो 3 टीचर्स की ज़रूरत होंगी, 91 से 120 अगर स्कूल में स्टूडेंट है तो 4 टीचर्स चाहिए होंगे, अगर 121 से 200 स्टूडेंट है तो 5 टीचर्स प्लस 1 हेड टीचर हो, एंड अगर अबव 200 स्टूडेंट्स है तो 40 स्टूडेंट के लिए पर 40 स्टूडेंट एक हेड टीचर होना, एक टीचर और एक हेड टीचर होना चाहिए, ठीक है। तो फॉर एवरी 40 स्टूडेंट एक टीचर प्लस स्कूल के लिए एक हेड टीचर, इस हिसाब से ये सेग्रीगेशन किया गया है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 स्टेट्स दैट अ टीचर शैल परफॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग ड्यूटीज? तो टीचर का ड्यूटी कौन सा होगा? टीचर का ड्यूटी होगा मेंटेन रेगुलरिटी एंड पंक्चुअलिटी इन अटेंडिंग स्कूल, कंडक्ट एंड कंप्लीट द करिकुलम, कंप्लीट एंटायर करिकुलम इन स्पेसिफाइड टाइम, ये सारे ही होंगे। सो करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन,
concept of inclusive education as advocated in the Right to Education Act 2009, it is based on which of the following? Behavioristic principle, sympathetic attitude towards disabled, right based humanistic perspective, या फिर mainstreaming of the disabled by offering them primarily vocational education. तो आप समझ सकते हो inclusive education को कैसे इंक्लूड किया. तो अभी मैंने बोला कि जो भी नई एज हमारी एक्ट्स आ रही है या फिर नई जो प्रोविजंस आ रही है वो बिल्कुल बिहेवियरिस्टिक नहीं है. ठीक है, वो ज़्यादा से ज़्यादा कंस्ट्रक्टिविस्ट और इंक्लूसिव दोनों ही हैं. अच्छा, सिंपैथेटिक एटीट्यूड, ये भी सिंपथी भी टर्म यहाँ पे सही नहीं होना चाहिए, ना ही हम मेन स्ट्रीम करेंगे बाय प्रोवाइडिंग वोकेशनल एजुकेशन. राइट, यहाँ पे सही आंसर होगा ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव से देखना. सो राइट बेस्ड ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव, ये यहाँ पे सही आंसर बनना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच सेक्शन एंड सब सेक्शन ऑफ RT एक्ट द गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स बैंड फ्रॉम प्राइवेट ट्यूशन. तो अभी हमने पढ़ा 21A के साथ साथ जो अमेंडमेंट आया था, जो इंसर्शन हुआ था यहाँ पे, वहाँ पे कुछ गाइडलाइंस भी दी गई है. तो प्राइवेट ट्यूशन को प्रोहिबिट किया गया है. वो किस सेक्शन के तहत किया गया है? वो किया गया है 28 के तहत. अच्छा, बाकी सेक्शंस क्या क्या कहता है? सेक्शन 2 कहता है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, अभी जो हमने पढ़ा SMC, ठीक है, वो सेक्शन 22 के अंदर आता है. सेक्शन 20 के अंदर आता है पावर टू सेंट्रल गवर्नमेंट टू अमेंड द स्कूल्स शेड्यूल ऑन नॉर्म एंड स्टैंडर्ड्स. एंड 25 के तहत आता है 6 टू प्रोवाइड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ प्यूपिल टीचर रेशियो बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एंड लोकल अथॉरिटी. ठीक है, तो ये आता है आपके सारे RT एक्ट के अलग अलग सेक्शंस. नेक्स्ट, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एक्ट एजुकेशन एक्ट 2009 स्टिपुलेट्स दैट लर्निंग शुड बी व्हाट? रेस्ट्रिक्टेड टू को स्कॉलास्टिक सब्जेक्ट्स, कभी भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होगी. केयरफुली मॉनिटर्ड बाय फ्रीक्वेंट टेस्टिंग, तो टेस्टिंग तो घटाना है. एक्स्ट्रा कोचिंग नहीं, बिल्कुल. चाइल्ड फ्रेंडली मैनर बनाना है थ्रू एक्टिविटीज इन अ चाइल्ड फ्रेंडली मैनर. दिस शुड बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनैक्टेड द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट इन द ईयर. इनैक्ट कब हुआ था? तो इनैक्ट हुआ था ये 2009 में. गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन, which article of the Constitution of India makes provision for free and compulsory education for children under DPSP? तो DPSP के अंडर एजुकेशन की बात कौन करता है? 45 करता है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल कंटेन द DPSP? तो मैंने थोड़ी देर पहले ही आप लोग को ये लिखाया था कि DPSP आता है 36 to 51 में. ओके, आर्टिकल नंबर 36 से आर्टिकल नंबर 51 तक DPSP है. नेक्स्ट, DPSP इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज बोरोड फ्रॉम विच कंट्री? तो ये कौन से कंट्री से आया? जैसे हमने पढ़ा कि प्रोविजंस जो है वो US से आया था, तो DPSP का जो कॉन्सेप्ट है वो आया रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड से. नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एनश्राइन्ड इन इट्स प्रियम्बल, DPSP, फंडामेंटल राइट या फिर 7th शेड्यूल. तो ये जो वेलफेयर स्टेट है, ये याद रखना, ये भी DPSP का ही पार्ट है. ठीक है, अगर आप बोलो फंडामेंटल राइट में क्या आता है, तो फंडामेंटल राइट में सारे अधिकार आते हैं जो स्टेट को करना है, जबकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है वो वेलफेयर स्टेट को देखेगा. ठीक है, यानी कि लोगों की वेलफेयर को देखेगा, जबकि जो फंडामेंटल राइट्स है वो गवर्नमेंट की ड्यूटी बताती है कि गवर्नमेंट की क्या ड्यूटी है लोगों के प्रति. नेक्स्ट, विच ऑफ, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इज रिलेटेड टू DPSP? तो पार्ट 4, पार्ट 4A, पार्ट 5 या पार्ट 6? तो अभी हमने पढ़ा पार्ट 4 जो है उसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आती है. 4A में क्या आता है? 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज आती है. 5 में ड्यूटी एंड फंक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एक्स्ट्रा आता है. एंड पार्ट 6 में इट डील्स विद द ड्यूटीज एंड फंक्शंस ऑफ गवर्नर, स्टेट लेजिस्लेचर, हाई कोर्ट एक्सेट्रा. सो होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट सही लगा होगा, समझ आया होगा, यूजफुल लगा होगा. क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे. इन केस यू हैव एनी क्वेरी और एनी डाउट और एनी क्वेश्चन, यू कैन लीव इट इन द कमेंट सेक्शन. आई विल ट्राई टू रिजॉल्व इट. और इसके अलावा अगर आपको कोई एक्स्ट्रा टॉपिक है जो आप डिस्कस करना चाहते हो मेरे साथ, तो उसको भी आप कमेंट में बता सकते हो. इसके अलावा यू कैन ज्वाइन माई लाइव क्लासेज एज वेल इन द सक्षम पेपर 2 बैच. इसके अलावा आप अभ्यास पेपर 1 एंड अभ्यास पेपर 2 भी ज्वाइन कर सकते हो फॉर टेस्ट सीरीज एंड मॉक टेस्ट्स इन यूनिट वाइज पैटर्न ऑफ ऑल शिफ्ट्स PYQs. ठीक है, सो होपफुली
ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा होगा. इफ़ यू फाउंड इट यूज़फुल देन प्लीज़ कंसिडर लाइकिंग द वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइबिंग टू द चैनल. एंड आप मुझे और भी ढूंढ सकते हो टेलीग्राम चैनल पे. मेरे टेलीग्राम चैनल और ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हो फॉर ऑल द नोटिफिकेशंस रेलिवेंट टू योर एग्जाम्स. और उसके भी सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून होपफुली. तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट.